Okay, today we will start the next chapter, which is chapter number 15, waves. ऑसिलेशन के बारे में हमने अच्छे से स्टडी किया कि पार्टिकल्स किस तरह से वाइब्रेशंस करते हैं और उन वाइब्रेशंस का एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है, एक फिक्स्ड एम्पलीट्यूड होता है, और ये इसके क्या होंगे, ये पैरामीटर्स होंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ऑसिलेशंस की, उस जो पार्टिकल क्या कर रहा था, वाइब्रेशंस कर रहा था। अब देखिए सबसे पहले वेव क्या है उसके बारे में समझिए, वेव कैसे क्रिएट होती है, तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। वो एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक पॉन्ड है, एक तालाब है, लेक है, जिसमें जो वाटर है स्टेशनरी है, वो किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं दिखा रहा। हमने क्या किया, उसके अंदर एक स्टोन को जैसे रिलीज किया, वो स्टोन जाकर के उस पर स्ट्राइक करता है वाटर के सरफेस पे। जैसे ही स्ट्राइक करता है हम देखते हैं कि उसमें डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है, और वो डिस्टर्बेंस स्टेशनरी नहीं रहता, वो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है इन ऑल डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में। आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग जिस जगह पर स्टोन गिराते हैं उस जगह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और वो डिस्टर्बेंस सब डायरेक्शन में क्या करता है, सब डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। अगर हम इसको टॉप व्यू डायग्राम में देखें तो किस तरह से दिखाई देगा। टॉप व्यू, दिस इज द सोर्स, ये सोर्स है जहां से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। ये इस तरह से डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा, ऐसा दिखेगा। अगर टॉप से देखेंगे तो वेव्स इस तरह से आगे बढ़ेंगे। दीज आर कॉल्ड वाटर वेव्स, इनको क्या बोलते हैं, वाटर वेव्स बोलते हैं। तो इनको देख करके एक बात समझ आती है कि सबसे पहले तो एक सोर्स चाहिए होगा जो इस मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। वाटर, वाटर क्या है, जिसमें H2O के पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ, और उससे भी ज्यादा काफी सारे पार्टिकल्स हैं। तो वो सारे पार्टिकल्स इसके अंदर अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट्स कर रहे हैं। हमने क्या किया, एक सोर्स, एक स्टोन गिराया, स्टोन गिराते ही यहाँ पर उन पार्टिकल्स में क्या शुरू हो गया, वाइब्रेशंस। ये पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन ये किसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो आंसर है एनर्जी को। एनर्जी कहां से शुरू हुई, सोर्स से, और कहां पर जा रही है, किनारे पे। जहां पर रिवर के या लेक के किनारे जो खड़ा होगा उसको दिखेगा कि वेव मुझ तक आ रही है, और वेव में अगर मैं कोई भी पेपर की बोट डालता हूं तो वो बोट आगे की तरफ चलती है, तो मतलब उस वेव के पास क्या थी, एनर्जी थी। तो वेव के लिए आपको दो बातें याद रखनी है। वेव कैरीज एनर्जी, वो एनर्जी को कैरी करती है और प्रोपेगेट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वेव के पास दो चीजें होंगी, सबसे पहला होगा एनर्जी, दूसरा वो उस एनर्जी को क्या करेगी, कैरी करेगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। लेकिन इसमें मेटेरियल के पार्टिकल्स नहीं चल करके जाते, मेटेरियल पार्टिकल्स वहीं रहेंगे। मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो ट्रेवल नहीं करते हैं, वो सिर्फ ऑसिलेट करेंगे, वो सिर्फ क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। ये बात मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, वेव की डेफिनेशन फिर हम क्या सेट करें। वेव इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। पहले तो ऐसा नहीं था, जैसे जैसे हम इसमें स्टोन गिराते जा रहे हैं क्या क्रिएट हो रहा है, मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, और वो डिस्टर्बेंस रुका हुआ नहीं रहता है, वो आगे बढ़ता है सब डायरेक्शंस में। तो हम ये बोलेंगे द वेव इज द डिस्टर्बेंस इन द मेटीरियल मीडियम, डिस्टर्बेंस इन द मेटेरियल मीडियम विच कैरीज एनर्जी एंड ट्रांसमिट इन ऑल द डायरेक्शन, जो सभी डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगा, दैट इज कॉल्ड वेव। इसको क्या बोला जाता है, इसको वेव बोला जाता है। अब ये जो वेव्स हैं ये कई तरह की होती है। अच्छा, एग्जांपल्स क्या होंगे, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, ये सब अलग अलग टाइप की वेव्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेव्स हैं। अभी हम एग्जांपल में वेव्स पढ़ रहे हैं तो सारी वेव्स लिख सकते हैं इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी लिख सकते हैं, मैटर वेव्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मैटर वेव्स। अच्छा, अब हम लोग इसमें ये देखते हैं कि कितने तरह की वेव्स होती हैं, फिर उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा मैकेनिकल वेव्स कैसे क्रिएट होती हैं। हमारा ये जो चैप्टर है वो उसमें पूरा डिस्कशन मैकेनिकल वेव्स का चलेगा, मैकेनिकल वेव्स। बाकी सब वेव्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, वो बाकी की जो वेव्स हैं वो 12th क्लास में आएंगी, अभी मैकेनिकल वेव्स आएंगी। तो इसके टाइप्स क्या होंगे, डेफिनेशन लिखने की तो जरूरत नहीं है, समझ आ गया, डेफिनेशन समझ आ गई। इट इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच ट्रांसमिट फ्रॉम द वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, इट इज कॉल्ड वेव। इसके टाइप्स क्या होंगे, सबसे पहला टाइप है मैकेनिकल वेव, सेकंड टाइप इज which waves, electromagnetic waves. Third one are matter waves. मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव्स जिसमें मटेरियल पार्टिकल्स होंगे, जिसमें मीडियम चाहिए। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, द वेव्स विच आर क्रिएटेड इन द मीडियम एंड प्रोपेगेट्स इन द मीडियम आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। जो मीडियम में ही क्रिएट होंगी और मीडियम में ही ट्रांसमिट होंगी, उन वेव्स को क्या बोलेंगे हम लोग,
मैकेनिकल वेव्स बोलेंगे, लाइक साउंड वेव। अब स्पेस के अंदर साउंड नहीं सुनाई देती, क्यों? क्योंकि वहां पर कोई पार्टिकल्स नहीं है, उस एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए कोई पार्टिकल्स ही नहीं है। तो आप यहां से बोलेंगे तो आपके माउथ से जो एनर्जी निकल रही है वो ट्रांसमिट ही नहीं हो पाएगी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो जाएगी नहीं, क्योंकि क्या नहीं है वहां पर, मीडियम पार्टिकल्स नहीं है, मेटेरियल नहीं है। तो मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव है? विच आर क्रिएटेड एंड प्रोपेगेटेड इन ए मेटेरियल मीडियम, जो क्रिएट भी मीडियम में होंगी और प्रोपेगेट भी मीडियम में ही होंगी, उन वेव्स को मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। और इसके हम टाइप्स स्टडी करेंगे अभी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर हैविंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड दे कैन प्रोपेगेट विदाउट एनी मीडियम, दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ मीडियम, दे कैन प्रोपेगेट इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। और कितनी स्पीड से ट्रेवल करती हैं? अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। किलोमीटर में बोले तो 3 लाख किलोमीटर आएगा एक सेकंड में। एंड इट इज द फास्टेस्ट स्पीड, ये सबसे ज्यादा तेज यही वेव्स चलती है। अभी इतनी स्पीड से और कोई भी मटेरियल या कुछ भी मूव करता हुआ नहीं दिखा है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा। ये सिर्फ एनर्जी है, ये सिर्फ क्या होगी? सिर्फ एनर्जी होगी। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ है क्या आपने? एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चारों तरफ एक फील्ड होता है जिसमें वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर फोर्स लगा सकते हैं। जैसे मैग्नेट में आपने देखा होगा, एक मैग्नेट यहाँ पड़ी है, दूसरी मैग्नेट यहाँ पड़ी है, हम देख रहे हैं इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे ही मैं इसको पास में लाता हूँ ये ऐसा स्टिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस मैग्नेट के चारों तरफ एक क्या था? एक फील्ड था, उस फील्ड में ये किसी दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा सकती थी। तो इसी तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक एनर्जी है। अब आपने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है क्या 10th क्लास में? ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो किसने दिया था? प्रिंसिपल माइकल फेराडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था माइकल फेराडे का, ये 10 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट में काउंट किया जाता है इसको, माइकल फेराडे के एक्सपेरिमेंट को। उसी के बाद तो जनरेटर बने हैं, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है उसी के बाद तो चल रही है। माइकल फेराडे ने ये क्लियर कर दिया कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड। और एस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है क्या? करंट फ्लो करते हैं तो उसके पास में रखी हुई मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होती है, पढ़ा था क्या? तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या क्रिएट होता है? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो माइकल फेराडे ने इसका उल्टा करके बताया। उन्होंने किसको चेंज किया? उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया और क्या प्रोड्यूस किया? इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। समझ आ रहा है ना? फिजिक्स में जैसा सीधा होता है वैसा उल्टा भी होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के चलने से, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रॉन भी फ्लो हो सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो सकता है। तो इसके बाद में समझ आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो एक्चुअल में ये सिर्फ एनर्जी होती है। कभी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा होता है, वो सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस होंगे तो वो क्या क्रिएट कर देगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों एक दूसरे को बनाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी आ गई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी आ गई। तो ये सिर्फ एनर्जी होती है किस फील्ड की? इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं। ठीक है, और इनको ट्रेवल करने के लिए फिर मीडियम की जरूरत पड़ेगी क्या? फील्ड है ये तो, फील्ड हम उसको देख ही नहीं सकते हैं। हमारे आसपास एक चार्ज पड़ा है, इस चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, हम उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। समझ आ रही है बात? सिर्फ एनर्जी है। वो एनर्जी कब फील होगी? जब मैं इस फील्ड में किसी इलेक्ट्रॉन को लेकर के आऊं। जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन को लेकर के आता हूं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? रिपेल कर देते हैं, वो दूर चला जाता है। यही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are the waves which are having the energy of electric field and magnetic field, and they not need any medium to travel. They can travel in the vacuum with the speed of 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल्स यहां से लिखने स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एक्स रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विबग्योर, इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव्स। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं।
इसमें किसका डिफरेंस है? तो आंसर है फ्रीक्वेंसी का, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट? प्लैंक ने और आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था, E इज इक्वल टू एच न्यू। वेव्स की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। सो दीज आर द हाई फ्रीक्वेंसी वेव, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इनकी होती है। तो अगर इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये हाई एनर्जी की वेव्स होंगी। ये वेव्स कब प्रोड्यूस होती हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन, दो प्रोसेस पढ़ी है आपने, दो न्यूक्लियस का जुड़ जाना और एक बड़े न्यूक्लियस का टूट जाना। इन प्रोसेसेस के अंदर जो एनर्जी निकलती है, जो वेव्स निकलती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाई एनर्जी की वेव्स होती हैं। और उन वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उनको गामा रेज बोलते हैं। एक्स रेज कब निकलती हैं? एक्स रेज कब निकलती हैं? जब न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेते हैं। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। हैवी न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं मैं। हैवी न्यूक्लियस जैसे गोल्ड हो गया 79 प्रोटॉन्स, यूरेनियम 92 प्रोटॉन्स, थोरियम 90 प्रोटॉन्स। तो ये सारे प्रोटॉन मिलकर के इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी थी, उसको ये एनर्जी डोनेट करके जानी पड़ेगी अगर इसको न्यूक्लियस में जाना है तो ये क्या करता है? ये अपनी एनर्जी को, जब ये न्यूक्लियस में जा रहा होगा उस समय पर ये वाइब्रेशन करता है, और वो वाइब्रेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। और वो किस फ्रीक्वेंसी की प्रोड्यूस होती है? एक्स रेस की फ्रीक्वेंसी की प्रोड्यूस होती है। और वो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में जाता है तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और ये एलिमेंट का नंबर एक कम हो जाता है। जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम है। अगर सोडियम का एक प्रोटॉन कम हो जाए तो कौन सा एलिमेंट बन जाएगा? नियॉन। नियॉन 10th एलिमेंट है, सोडियम 11th एलिमेंट है। तो अगर एक प्रोटॉन कम हो गया, 10 प्रोटॉन वाले को क्या बोलते हैं? नियॉन बोलते हैं क्या? तो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर की जो प्रोसेस होती है, इसमें न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है और एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसको इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं। इस प्रोसेस में एक्स रेज निकलती है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ गया? हम किसी और टॉपिक पे चले गए। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ गया? वो कहाँ से आएगा? रूल पड़ा हुआ है क्या? पहले इनर ऑर्बिट कंप्लीट होती है, तो यहाँ पर जो डेफिशिएंसी हुई वो सेकंड ऑर्बिट से आ जाएगा। सेकंड ऑर्बिट में जो डेफिशिएंसी होगी वो थर्ड से आ जाएगा। थर्ड में जो डेफिशिएंसी होगी वो फोर्थ से आ जाएगा। तो ऐसा जंप करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और फिर से वेव्स निकलेंगी। हो सकता है आपको लाइट भी दिखे। इसके बाद आएगी अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट वेव्स तब प्रोड्यूस होती हैं जब थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में जंप करता है, फोर्थ से फर्स्ट में, फिफ्थ से फर्स्ट में जंप करता है। तो हाई एनर्जी की वेव्स निकलती हैं। उस समय पर कौन सी वेव निकलेंगी? अल्ट्रावायलेट। हम इनको देख नहीं सकते, हमारी आईज इसके लिए सेंसिटिव नहीं है। हमारे ईयर्स की कुछ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है क्या? कुछ फिक्स्ड रेंज है क्या? 20 हर्ट्ज टू 20,000। हम 20,000 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारा ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है इतनी, ईयर्स की कैपेसिटी नहीं है इतनी। इसी तरह से हमारी आईज की भी कुछ फिक्स्ड रेंज है। हम यहां से लेकर के यहां तक की वेव्स को देख सकते हैं। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सबको नहीं देख पा रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी इसके बराबर है तो ये हमें वॉयलेट कलर की फॉर्म में दिखेगा। अगर फ्रीक्वेंसी इसके बराबर है तो ये रेड कलर में दिखेगा। ये वॉयलेट कलर की वेव है और ये रेड कलर की वेव है। दोनों में किसका डिफरेंस दिख रहा है? ये 1 सेकंड में 10 वेव बन गई, ये 1 सेकंड में 2 ही वेव्स क्रिएट हुई। तो किसका डिफरेंस आ गया? फ्रीक्वेंसी का। तो हाई एनर्जी की वेव्स आती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की वेव आती हैं, वो हमें वॉयलेट कलर दिखता है। वॉयलेट से कम एनर्जी इंडिगो, इंडिगो से कम एनर्जी ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। सबसे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट कौन सी है? रेड कलर की लाइट है। ये आपको ग्रीन कलर दिख रहा है बोर्ड में, क्यों? क्या कारण है इसका? इसके एटम्स किस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं या एटम्स कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। नील्स बोर का मॉडल पढ़ा है? जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को निकालते हैं अपने अंदर से। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस रेंज की हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर का बोर्ड है ना, सनलाइट से 7 कलर आ रहे हैं। ये 7 कलर में से 6 कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ एक कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तो ग्रीन कलर हमारी आईज में आ रहा है। रिफ्लेक्शन बड़ा होगा, रिफ्लेक्शन वही चीज है। अब ग्रीन लीव्स होती हैं, बायोलॉजी में आप लोग ये स्टडी करते हो फोटोसिंथेसिस, उसमें वो ग्रीन क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि वो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो 7 कलर में से 6 कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस एनर्जी से वो क्या करते हैं? CO2 H2O को जोड़ते हैं और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है ना, एनर्जी कहीं जा नहीं रही है। वो 6 कलर जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उस एनर्जी से कुछ वर्क डन हो रहा है, कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है। और लेकिन एक वेव को वो एब्जॉर्ब नहीं करता, ग्रीन कलर को। वो ग्रीन कलर फिर हमारी आईज में आता है और हमें लगता है कि लीव्स ग्रीन है। ठीक है, एनीवेज इसके बाद
रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। अब रेड कलर जहां से आ रहा है, आपके टेबल रेड कलर के हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो एटम्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन सी वेव्स को रेडिएट कर रहे हैं, रेड कलर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इस फ्रीक्वेंसी की वेव्स को रेडिएट कर रहे हैं। इसके बाद इससे कम फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल्स में हम लोग यूज करते हैं, टीवी के एसी के रिमोट में एक एलईडी लगी होती है, वो एलईडी इंफ्रारेड रेज निकालती है। हम रिमोट इससे भी बना सकते थे, लेकिन बार बार कमरे में एक लाइट जाती हुई दिखेगी, अच्छा लगेगा क्या? अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज नहीं किया कम्युनिकेशन के लिए, हमने कम्युनिकेशन के लिए इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज किया। इंफ्रारेड को, इंफ्रारेड से कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की, रेडियो वेव्स हम किस में यूज करते हैं, मोबाइल फोन में यूज करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन सी वेव्स यूज की जाती हैं, रेडियो वेव्स यूज की जाती हैं। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड तब निकलेंगी जब फोर्थ ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन थर्ड में आ रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन फोर्थ में आ रहा है, तो उस समय पे इंफ्रारेड रेज निकलती है। अगर एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा, अब आप, मैं ये बोलूं कि फोर्थ ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन था, वो डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी क्या? तो आंसर है यस, एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो उस समय पे ये यूवी रेज निकालेगा। और अगर फिफ्थ ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में आ रहा है, तो आप देखेंगे कि कौन सी वेव्स निकाल रहा है, इंफ्रारेड वेव्स निकाल रहा है। तो नेचर में, यूनिवर्स में ये सारी वेव्स हैं, हम सिर्फ इन वेव्स को देख सकते हैं, वॉयलेट से रेड तक की, ये सारी कौन सी वेव्स हैं, दे डू नॉट नीड एनी मीडियम। अच्छा, हमारी आईज कैसे वर्क करती है इन वेव्स से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी आईज में जाती है। आईज के अंदर कॉन सेल्स और रोड सेल्स होती हैं, शायद पढ़ा होगा आपने। वो कॉन सेल्स और रोड सेल्स एक्चुअल में, उसमें एक करंट प्रोड्यूस होता है। ये वेव जैसी आकर के उस सेल्स पे पड़ती है, वो सेल क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें वाइब्रेट करते हैं। क्यों वाइब्रेट करेंगे? हमारी आईज किसके लिए सेंसिटिव है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड नहीं सेंस कर सकती हमारी आईज। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आता है, तो हमारी आईज के अंदर जो सेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं, उनके वाइब्रेशन से कुछ केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस होती हैं, उन केमिकल रिएक्शन से एक इलेक्ट्रिसिटी का सिग्नल बनता है, जिसको आप लोग इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बोलते हो। वो इंपल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट करके हमें लगता है कि हाँ शायद ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है। तो ये हमारे ब्रेन का इंटरप्रिटेशन है। और व्हाइट, व्हाइट को तो लिखा ही नहीं मैंने इसमें, वो भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो व्हाइट कोई कलर नहीं है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, व्हाइट इज नॉट ए कलर, ये कोई कलर नहीं है, ये तो क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। अगर किसी जगह से व्हाइट कलर आ रहा है, तो इसका मतलब वहां के एटम्स सारे तरह की वेव्स को निकाल रहे हैं। ये सारे कलर सारे हैं, और ये सारे कलर्स जब हमारी आईज एक साथ रिसीव करती हैं, तो हमारा ब्रेन इसको कैसा इंटरप्रेट करता है, एज ए व्हाइट कलर। ये हमारे ब्रेन का इंटरप्रिटेशन हमें बोलता है कि हाँ ये व्हाइट है, देखो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, कोई भी एटम व्हाइट कलर रेडिएट नहीं करता, वो ये कलर से रेडिएट कर सकते हैं। Anyways, these all are electromagnetic waves. Next is matter waves. Matter waves, नाम से तो लग रहा है किसके, कब क्रिएट होंगी ये वेव्स, जब एक मैटर चलेगा। मैटर, इलेक्ट्रॉन, इसको एक्सप्लेन किया था डिब्रॉय ने। किसने एक्सप्लेन किया था इसको? डिब्रॉय। पढ़ा होगा आपने डिब्रॉय हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली लिखते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका डिब्रॉय बोला जाता है। ओके, तो ये डिब्रॉय ने मैटर वेव्स के बारे में समझाया। हम लोग अभी तक एटम का ये मॉडल पढ़ते आ रहे थे कि न्यूक्लियस होता है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, और ये ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। अगर एनर्जी वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो मटेरियल भी किस फॉर्म में ट्रेवल करता होगा, वेव की फॉर्म में। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन, मास ही एनर्जी है, एनर्जी ही मास है। तो मास जो है, जो मटेरियल आपको आसपास दिख रहे हैं, बेसिकली वो एनर्जी का ही एक टाइप है। वो एनर्जी का ही, जैसे एनर्जी के टाइप्स होते हैं ना, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी, वैसे ही मास भी क्या है, एनर्जी का ही टाइप है। तो मास किससे बनता है? एनर्जी को इकट्ठा करोगे तो वो मास में कन्वर्ट हो जाता है, मास को डिस्ट्रॉय करोगे तो वो एनर्जी बन जाती है। तो अगर एनर्जी वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो मैटर भी किस फॉर्म में ट्रेवल करेगा, वेव की फॉर्म में ही ट्रेवल करेगा। आप एक बॉल को ऐसा थ्रो करते हो, आप बोलते हो सर देखो ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है, मैं बोलूंगा नहीं ये वेव की फॉर्म में जा रही है। वो कितनी फ्रीक्वेंसी से ट्रेवल करती है? 10 टू द पावर 34 हर्ट्ज, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में 10 टू द पावर 34 वाइब्रेशन हो रहे हैं। आपको लगता है कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या कर रही होती है, वो वाइब्रेट कर रही होती है, वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है।
तो मैटर वेव्स क्या है? विच आर एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल, जो किसके साथ एसोसिएटेड होती हैं? मटेरियल पार्टिकल्स के साथ। अगर ये पार्टिकल स्टेशनरी है कोई मैटर वेव नहीं है, लेकिन अगर ये पार्टिकल चलेगा तो इसके चारों तरफ एक क्लाउड बन जाएगा, किसका? मैटर वेव्स का। वो क्लाउड इसके सारे पैरामीटर्स को कंट्रोल करेगा, इसकी वेलोसिटी को, इसके मोशन को, इसके फ्रीक्वेंसी को। समझ आ रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता। जब हम इसको टनलिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो यहाँ पर एक क्लाउड दिखाई देता है, ये क्लाउड होता है। ऑर्बिट थोड़ी दिखती है डायरेक्ट कि हाँ यहाँ ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक क्लाउड दिखाई देता है, ये क्लाउड किसका होता है? तो आंसर है मैटर वेव्स का। और इनके अंदर कहीं पर क्या होता है? इनके अंदर कहीं पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तभी तो वो हाइपोथेसिस दी गई थी जिसमें ये बोला था कि अगर आप इसकी डिस्टेंस निकालोगे, अगर आप इसकी पोजीशन निकालोगे तो इसका मोमेंटम नहीं निकाल पाओगे, मोमेंटम निकालोगे तो पोजीशन नहीं निकाल पाओगे। किसने बोला था ये? डी ब्रॉगली ने नहीं बोला, कोई और साइंटिस्ट है। एक टाइम पे दोनों चीजें कैलकुलेट नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि इसकी डिस्टेंस फिक्स थोड़ी ना है। जब ये ऐसा जा रहा है, हाइजेनबर्ग ने इसको बताया था कि जब ये इधर ऐसा वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगा तो कभी ये न्यूक्लियस के पास में आएगा और कभी न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगा। तो आप दोनों चीजें एक साथ कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इसकी एनर्जी मतलब इसका मोमेंटम और इसका पोजीशन दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, दोनों में अनसर्टेनिटी रहेगी। दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यही था। तो वो इसी के बेसिस पे बोला था उन्होंने। डी ब्रॉय ने मैटर वेव्स बताई, मैटर वेव्स के बेसिस पर उन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मोमेंटम फिक्स नहीं है, बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ ए मैटर वेव। इसके चारों तरफ एक मैटर वेव बन जाती है, उस मैटर वेव में ये इलेक्ट्रॉन कहीं पर ट्रेवल करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके चारों तरफ मैटर वेव्स होंगी, प्रोटॉन चलेगा उसके चारों तरफ मैटर वेव्स होंगी, एक बॉल को थ्रो करोगे उसके चारों तरफ मैटर वेव्स होंगी। तो कोई भी मटेरियल पार्टिकल जब चलता है तो उसके चारों तरफ क्या एसोसिएट हो जाती है, क्या क्रिएट हो जाती है? मैटर वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। So matter waves are the waves which are associated with a material particle when it is traveling. Matter waves क्या हैं? वो ऐसी वेव्स हैं जो मटेरियल पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती हैं, क्रिएट होती है, बनती हैं और उस पार्टिकल के सारे पैरामीटर्स को कंट्रोल करती हैं। और कब करती हैं, कब क्रिएट होती हैं ये? जब वो ट्रेवल करते हैं। सो दीज आर द मैटर वेव्स। अब ये दोनों हमारे डिस्कशन के टॉपिक नहीं है। इनका जो भी इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी नोट्स में। अब हम डिस्कस करते हैं किसको? मैकेनिकल वेव्स को। मैकेनिकल वेव्स के भी दो टाइप्स हैं, लेकिन पहले मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा कि मैकेनिकल वेव्स एक्चुअल में क्रिएट कैसे होती है। मैकेनिकल वेव्स और इसके हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके टाइप्स को स्टडी करेंगे। अब इसके टाइप्स को भूल जाइए। इसके दो टाइप होंगे, ट्रांसवर्सल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। सेकंड इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स दो तरह की होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्सल वेव, दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इनका डिस्कशन बाद में करते हैं। पहले ये देखते हैं कि वेव्स कैसे क्रिएट होती हैं, किसी मीडियम में वेव्स कैसे क्रिएट होगी। तो मीडियम के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। अगर आप किसी मीडियम में वेव को क्रिएट करना चाहते हो तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होगी मीडियम में तभी तो रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा, और रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा तभी तो पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, और ऑसिलेशन से ही तो क्या ट्रांसमिट होगी? एनर्जी ट्रांसमिट होगी, वेव बनेगी। सेकंड, इनर्शिया। दूसरी प्रॉपर्टी मीडियम में क्या होनी चाहिए? इनर्शिया की। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक अगर होंगी तो वेव क्रिएट हो सकती है। अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस बनाकर बताता हूं। सबसे पहला हम लोग कंडीशन लेते हैं, दिस कंडीशन। डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को मैं आपको दिखा रहा हूं और यही सारे पार्टिकल्स हम लोग बार बार कंसीडर करेंगे इस एग्जांपल। इनकी नेमिंग कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। ये डायग्राम अगर समझ आ गया तो आपको वेव फॉर्मेशन पता लग जाएगा कि किसी मीडियम में वेव्स का फॉर्मेशन कैसे होता है।
ये जो डायग्राम है बेसिकली ये मैं ट्रांसवर्सल वेव्स को एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ, हम उसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। एक स्प्रिंग के अंदर भी ये वेव्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एक रॉप के अंदर, रॉप एक रस्सी हमने दीवार से बांध दी और उसको ऐसा छटकाएंगे तो किस तरह की वेव्स क्रिएट होंगी, ट्रांसवर्सल वेव्स क्रिएट होंगी। जैसे कि हमने यहाँ पर ये एक फिक्स्ड एंड लिया और इसके साथ में रॉप को टाई कर दिया। अब यहाँ से आपने इसको ऐसा पुल करना शुरू किया और जैसे ही पुल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक क्रस्ट बनेगा और धीरे धीरे ये इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते इस सरफेस से जाकर के टकराएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जब रॉप को आप ऐसा अप डाउन कर रहे हैं तो उस केस में क्या रॉप चल करके जा रही है, पार्टिकल्स चल करके जा रहे हैं, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, अप डाउन ऑसिलेट कर रहे हैं इन द परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपिगेशन। वेव आगे बढ़ती जाएगी, ये वेव इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी और ये पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे होंगे परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, वेव प्रोपिगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो ये भी ट्रांसवर्सल का एग्जांपल है। और एग्जांपल, स्प्रिंग में ऐसी वेव क्रिएट कर सकते हैं क्या, स्प्रिंग में ऐसी वेव्स क्रिएट कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए सॉफ्ट स्प्रिंग लेना पड़ेगा जिसका के जो होगा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो बहुत कम होगा। तो ऐसे स्प्रिंग के साथ हम लोग ट्रांसवर्सल वेव्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये स्प्रिंग है और इसको मैं इस डायरेक्शन में ऐसा फोर्स लगाता हूँ अपवर्ड डाउनवर्ड, तो ये फोर्स लगाने से क्या होगा, ये स्प्रिंग की पोजीशंस ऐसी हो जाएंगी, ये ऐसा हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो ये भी क्या बन रही है, ये भी कौन सी वेव बन रही है, ये भी ट्रांसवर्सल वेव बन रही है। तो स्प्रिंग को आप जब एक एंड से पकड़ करके अप डाउन ऐसा मूवमेंट करवाएंगे तो उस केस में वो भी क्या करेगा, ट्रांसवर्सल वेव का ही एग्जांपल होगा। तो स्प्रिंग के अंदर हम लोग ट्रांसवर्सल वेव क्रिएट कर सकते हैं, वाटर वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्सल वेव्स होती हैं, और कौन सी होती है, एक रॉक के अंदर भी ट्रांसवर्सल वेव क्रिएट कर सकते हो आप। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो भी कौन सी वेव्स है, वो भी ट्रांसवर्सल वेव्स ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ट्रांसवर्सल वेव्स ही होती हैं। ठीक है, उसका कुछ रीजन होगा, रीजन ये होगा कि उसपे हम लोग दो वेव्स बनाते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव बनाते हैं, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड की वेव बनाते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वेव ये है, इस प्लेन में चल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वेव इस प्लेन में चल रही होगी, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। तो इस केस में हम लोग इसको भी कौन सी कैटेगरी में डाल देते हैं, ट्रांसवर्सल वेव की कैटेगरी में डाल देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिकल वेव्स एंड ट्रांसवर्सल वेव। अभी हमारा नेक्स्ट डिस्कशन का टॉपिक होगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, वो कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।